बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस ग्रुप 9 क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करेंगे। तो आज जो है वो हम 9th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 6 आउटलाइंस यहाँ पे गिवन है। तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science। तो बेसिकली ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि इन विच ब्रांचेस ऑफ साइंस मैट्रिसेस आर यूज्ड। तो इसका ये आंसर हो सकता है कि मैट्रिक्स साइंस की किन किन ब्रांचेस में यूज होता है। हम कह सकते हैं ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें हम मैट्रिसेस को यूज़ करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हम ऊपर जो है वो लिख सकते हैं, इन विच ब्रांचेस ऑफ साइंस मैट्रिसेस आर यूज्ड। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ये हमने इसलिए लिखा कि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन में भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। और एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे आर्थर कैले। तो फर्स्ट उन्होंने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज भी बन सकते हैं हमारे पास कि हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास मैट्रिक्स की बेसिकली डेफिनेशन आ जाती है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो कहता है जी रेक्टेंगुलर अरे है हमारे पास। अरे किस तरह की होती है कि उसमें हमारे पास रियल नंबर की कलेक्शन होती है। ठीक है, लाइक दिस वन, ये हमारे पास एक बन जाती है, एक अरे इस टाइप की अरे होती है। फिर हम करते क्या हैं, उस अरे को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास कलेक्शन आ गई। ठीक है, नंबर्स की। इसको जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया तो ये हमारे पास एक बन गया मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यहाँ तक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जांपल। देन आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं उसको हम मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ये जो 1 3 4 7 2 0 ये जो मैट्रिक्स के अंदर हमने रियल नंबर्स पुट किए हैं, इन नंबर्स को, इन रियल नंबर्स को हम एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। आगे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है कि मैट्रिक्स की प्लूरल क्या होती है, मैट्रिसेस। जिस तरह हम सेट का कोई नाम रखते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी मैट्रिक्स का नाम रखने के लिए ऑलवेज हम यूज किया करेंगे कैपिटल लेटर्स। तो वो ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जी में से कुछ भी हो सकता है। तो ये लिखा हुआ द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली। कन्वेंशनली यानी आमतौर पर, जनरली रवायती तौर पर। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू सो ऑन एम एन एटसेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी लेटर मैट्रिक्स का नाम रखने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मैट्रिक्स का रो क्या होती है और एक मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है।
तो मैट्रिक्स का रो और कॉलम क्या होता है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारा ये भी। तो यहाँ पे ये हाईलाइट भी किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है वो हम जो है वो पहले समझ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे का क्या मतलब होता है। तो हॉरिजॉन्टल वे बेसिकली ऐसा वे होता है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ हो, या इन शॉर्ट वे आप याद रखने के लिए यहाँ पे ये रख लें जो लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास हो। इस तरह का जो वे होता है लेफ्ट टू राइट, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे। और जो अप एंड डाउन इस तरह का जो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, यानी अप एंड डाउन इस तरह के फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं वर्टिकल वे। और ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वे। तो अब चलते हैं रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ। तो वो कह रहा है जब आप एक मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसमें जो एंट्रीज हैं, ये हाईलाइट भी किया हुआ है उन्होंने एक बॉक्स की फॉर्म में। तो ये जो एंट्रीज हैं 1, 2 और 0, ये जो एंट्रीज है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं रो। तो ये R1 यानी फर्स्ट रो है। इसी तरह 3, 5, 4 R2 यानी सेकंड रो है। और ये R2, 1, -1 R3 यानी ये थर्ड रो है। तो डेफिनेशन हमारी ये बन जाएगी, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है जी, तो ये रो की डेफिनेशन थी हमारे पास। आगे हमारे पास आ जाती है जी कॉलम क्या होता है, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वे क्या होता है हमारे पास लेफ्ट टू राइट यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है अब वर्टिकल वे। तो जिस तरह मैंने अभी अभी आपको बताया कि रो क्या होता है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। इसी तरह अब हमारे पास आ जाती है कॉलम की डेफिनेशन जो है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे उसी तरह ये C1 फर्स्ट कॉलम, C2, C3 यानी ये हमारे पास कॉलम नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं पहले ही, डेफिनेशन बाद में हम हाईलाइट करते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होती हैं, अब देखा जाए तो 1, 2, 3 रोज हैं। इसी तरह अगर हम चेक करें तो इसमें कॉलम कितने हैं, तो रोज तो 3 हो गई, तो वो हमने इधर लिख दिया 3 ये यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, ये 3 कॉलम है इसके अंदर। तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है पहले वो लिखेंगे, बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं फिर वो लिखेंगे। तो एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यही डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has M rows and N column, then M is said to be of order M/N। तो मैंने जैसे पहले बताया, पहले नंबर पे आपने रो लिखनी है जितनी भी हैं, सेकंड नंबर पे आपने कॉलम लिखने हैं वो जितने भी हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स M हमें गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, देखें रो कितनी है, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, because number of rows are 2 and number of columns are 3, so its order will be 2/3। अच्छा, इस 2/3 को हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ तक तो डेफिनेशन आ गई, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको 3/3 को एक लिखने का और भी मेथड है, वो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, यानी 3/3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 9। तो यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो हमें ये बता रहा है जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर 9। तो देख लें, काउंट कर लें, इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये मैट्रिक्स P है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देख लें रो एक ही है, बट अगर इसमें कॉलम हम देखें तो एक ये कॉलम देखें 1, 2 एंड
3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। तो ये था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे हम चलते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। जाहिर सी बात है, अगर हमने रिलेशनशिप चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, तब भी हम उनमें चेक कर पाएंगे क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। कह रहा है हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, तो हम ए को बी के इक्वल तब कहेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, तब ही हम इक्वल कहेंगे जब वो इफ एंड ओनली इफ, आगे लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है तब ही हम उनको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और ये 2 कंडीशन कौन सी हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए का ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए जी। तो नीचे एक एग्जांपल से हम समझते हैं तो डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी हमें। अब ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है और बी है, अब हमने चेक करना है क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। तो पहले नंबर पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। तो अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ ए है 2/2। और ऑर्डर ऑफ बी देखें तो ये भी क्या है, आपको नजर आ रहा होगा 2 + 1 4 - 2, तो ये बेसिकली आपके पास एक ही नंबर है। तो 2 + 1 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह जब आप यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास सिंगल एंट्री यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी सिंगल एंट्री है, तो यानी इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो ये जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है, ये वाली ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब हमने चेक करना है इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इधर भी हमारे पास 1 ही होना चाहिए, देख लें 1 और 1 ही है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अगर 2 + 1 अगर हम करें तो ये 3 ही बनता है, ठीक है जी। तो -4 है तो -4 ही होना चाहिए, 2 है तो 2 ही है हमारे पास। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी है और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, देन हम कह सकते हैं कि इन्होंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हैं। हम अब कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है नीचे गिवन है एल और एम की, अब इसको भी देखते हैं। अब देखें कि पहले नंबर पे तो वही देखना है, हम ऑर्डर दोनों का चेक करना है। तो देखें दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 एंड 2/2 है ऑर्डर, ठीक है जी। तो अभी तक तो ये ठीक चल रहा है क्योंकि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी है ना, ठीक है जी, अभी तक ये ठीक चल रहा है। अब हमने चलना है कंडीशन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या है, हमने चेक करना है इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है, ठीक है जी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, -1 -1। अभी तक सारी की सारी एंट्री सेम है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे, बट यहाँ पे ये क्या है, ये -2 है। तो ये जो लास्ट एंट्री है ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन थी वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमने नीचे क्या लिख दिया, मैट्रिक्स एल नॉट इज इक्वल टू मैट्रिक्स एम, ठीक है। इसी तरह ये जो है पी और क्यू का, ये मैं सजेस्ट करूंगा इसको जो है वो नहीं देखें, जस्ट आप मैट्रिक्स लें पी और क्यू, ठीक है, और इनको चेक करें क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये नीचे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। तो इसमें आपने पहले क्वेश्चन में आपने चेक करना है इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स 1 ए जो लिखा हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, तो वो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2 3 - 5 6। तो पहले नंबर पे आपने लिखना क्या है, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे प्रॉपर वे में, अपना पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है जी, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे, देन आप आंसर में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो वो क्या है, पहले नंबर पे हमने देखा कि रो कितनी है हमारे पास, अगर आप देखें तो रो है हमारे पास 2, कॉलम भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसका ऑर्डर भी सेम है। मैट्रिक्स सी है हमारे पास, तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी अगर हम चेक करें, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर देखें तो वो क्या होगा, देखें रो कितनी है 1, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी कैपिटल है, मैट्रिक्स का जो आपने नेम रखना है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। सी इज इक्वल टू रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2, तो ऑर्डर क्या होगा 1/2। इसी तरह बाकी भी आपने यहाँ पे जो है वो इनका आंसर लिखना है। लेकिन जब आप इसको नोटबुक के ऊपर करेंगे तो पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है ए, देन आपने उसका नीचे आंसर लिखना है सॉल्यूशन में, ठीक है जी। इसी तरह पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स उसका, देन नीचे जाके आप उसका यहाँ पे नोटबुक के ऊपर अपना आंसर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने करना ये है, आपने मैट्रिक्स ए को लेना है और बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनके साथ कंपेयर कर लेना है। तो मैं ए को हाईलाइट कर लेता हूं, अभी मुझे सिर्फ ए को बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ और बाकियों के साथ कंपेयर करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस में 5 - 2 लिखा हुआ है, तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं तो फिर हम आते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैंने इन मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है। 5 - 2 3, 3 + 2 5, इसी तरह बाकी भी जो मैट्रिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख लिए हैं। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसको कंपेयर करेंगे बाकी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है जी। तो ए को अगर मैं बी के साथ कंपेयर करूं तो वही हमारे पास दो कंडीशन थी। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, और वो दो कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस में कि नंबर 1 पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो और नंबर 2 पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। यही दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना की तो हमारे पास जो दो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्लियरली कि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 1/1, यानी रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, जबकि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ए के सेम नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, सी की तरफ अगर हम आए तो ए का भी ऑर्डर 1/1, सी का भी ऑर्डर 1/1, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करगी। और सेकंड कंडीशन भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही बन रहा है, इसका मतलब है ए और सी क्या है इक्वल। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इधर जो है वो अपना अलग से आंसर स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी, तो ए सी के इक्वल हो गया। अगर कोई और भी मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो इसके आगे ही इक्वल लिख के हम लिख देंगे कि वो मैट्रिक्स इसके भी इक्वल है, ठीक है। लेकिन अभी हमने बाकी चेक करने हैं तो इसलिए अभी हम पहले चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ए सी के इक्वल हो गया। अब देखें डी की तरफ, इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ए डी के इक्वल भी नहीं होगा, इसके इक्वल भी नहीं होगा बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम नहीं है। तो और अगर आप चेक करें तो और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ए के इक्वल, मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, सो ए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स सी के ही इक्वल होगा। अब हम चलते हैं, तो ए को हमने सबके साथ कंपेयर कर लिया है, अब हम कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स बी को बाकी सब के साथ। अब देखिए अगर आप मैट्रिक्स बी को कंपेयर करें सी के साथ तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, सो बी और सी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर हम बी को डी के साथ कंपेयर करें तो दोनों का अगर आप देखें ऑर्डर तो सेम है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है बट यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी। बी और ई को कंपेयर करें, उनका ऑर्डर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो बी और आई अगर आप चेक करें तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आप चेक करें 3 और 3, देन 5 और
5 ये सेम है, तो आप कह सकते हैं B और I इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे पास आंसर आ गया कि B इज इक्वल टू I। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं B को अगर हम चेक करें J के साथ, तो और कोई भी B के साथ, B मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं C मैट्रिक्स को। ठीक है जी, हम C को हाईलाइट कर लेते हैं। अब C को कंपेयर करेंगे बाकी सब के साथ, तो C तो सिर्फ A के साथ इक्वल था जो कि हमने ऊपर लिख लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब C B के साथ भी इक्वल नहीं है, D के साथ भी, और किसी भी मैट्रिक्स के साथ इक्वल नहीं है। जिसके साथ इक्वल था वो हमने ऊपर लिख लिया हुआ है ये। ठीक है जी। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स D की तरफ। जब हम मैट्रिक्स D की तरफ आए, ठीक है, तो अब हमने इसको बाकी सब के साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट में तो किसी के इक्वल भी नहीं आ रहा। हाँ, E के साथ कंपेयर करें तो इनके साथ ये और किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि आर्डर तो सेम है यहाँ I में भी और B में भी, बट इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज D के इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स D किसी के इक्वल भी नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं E की तरफ। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स E को अगर हम कंपेयर करें A B C और F के साथ, तो इनकी तो E के साथ ऑर्डर ही सेम नहीं है, ना ही G के साथ। तो इसका मतलब है E के साथ इनमें से कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा। हाँ, अगर हम इसको H के साथ कंपेयर करें तो E और H का ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू H। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स E इज इक्वल टू H। ठीक है जी। अगर आप E को मजीद I के साथ कंपेयर करें तो नहीं इक्वल आ रहा। दोबारा आप J की तरफ आए तो E H के भी इक्वल आ रहा है, और अगर आप इसको देखें हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है तो ये J के भी इक्वल आ रहा है। तो हम इसके आगे इक्वल डालेंगे और लिख देंगे J, यानी E H और J ये तीनों ही आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मैट्रिक्स F को कंपेयर करेंगे बाकी सब के साथ। ठीक है जी। तो हम F की तरफ चलते हैं। तो हमने F को हाईलाइट कर लिया। F को अगर हम कंपेयर करें G के साथ तो देखें F और G ऑर्डर भी सेम है, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। हम कह सकते हैं जी F इज इक्वल टू G। तो बाकी कोई भी मैट्रिक्स F के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं G की तरफ। ठीक है जी। और तो देखें अगर हम G की तरफ आए तो G तो जस्ट और जस्ट F के इक्वल है, वो तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। फिर H की तरफ आए तो वो भी हमने लिख लिया है, E के इक्वल है। इसी तरह अगर हम I की तरफ आए वो सिर्फ B के इक्वल है, वो भी हमने लिख लिया है। J की तरफ आए तो वो E और H के इक्वल है, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये हमारा टोटल आंसर होगा जो लास्ट पे हम जो है वो लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये आंसर होगा A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू I, E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, F इज इक्वल टू G। और ये आंसर हम यहाँ पे अपना जो है नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद नीचे बस ये 4 लाइनों में ये हमारा आंसर सिंपल इतना होगा। ठीक है। जुबानी इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो दोनों कंडीशन हमें याद होंगी। ठीक है जी। वो दो कंडीशन मैट्रिक्स को इक्वल चेक करने के लिए क्या थी कि दोनों की पहले नंबर पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो लगाते जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन हम अप्लाई करते जाएंगे। अगर एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मैट्रिक्स इक्वल हैं, और हम इनको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो टोटल ये हमारा 4 लाइनों पे नीचे आंसर आ जाएगा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। तो यहाँ पे हमने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है, और आगे हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स इक्वेशन, कि जो कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, वो है कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमें गिवन है ये इस मैट्रिक्स सेकंड के इक्वल है। ये देखें दरम्यान में साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हुआ हुआ है। मैट्रिक्स इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे रिवाइंड करते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये पढ़ा था कि इफ़ एंड ओनली इफ, और इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ही ये है कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं
तो इनके ऊपर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और अगर हम इसका रिवर्स करें तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब इससे बनने वाले दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं देन इनसे जो मैट्रिक्स बनेंगे ए एंड बी, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और अगर रिवर्स करें तो हम अगर ऑलरेडी दो मैट्रिक्स को इक्वल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, दो मैट्रिक्स ऐसे हम लेते हैं और हम खुद से कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके ऊपर ये दोनों कंडीशन फिर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगी। ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ का। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें यही बताया जा रहा है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट्स मीन दैट कि इसके ऊपर दोनों कंडीशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की सेटिस्फाई होंगी, जिसमें ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स will be equal to order of second matrix and also their corresponding entries will be equal, like a plus c किसके इक्वल होगा 0 के, a plus 2b किसके इक्वल होगा -7 के, c -1 किसके इक्वल होगा 3 के और 4d -6 किसके इक्वल होगा 2 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने अब ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये गिवन है हमें कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कह सकते हैं कि ए प्लस सी किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है जी। तो हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, तो एज वी नो हम लिख लेते हैं, एज वी नो, ठीक है जी, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताती है, ठीक है जी, क्या बताती है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल होंगी यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो यहाँ पे ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी हमारा इक्वल होगा 0 के, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ए प्लस 2b किसके इक्वल होगा, वो हमारा होगा, यहाँ आप c-1 भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं c-1 ही कह देते हैं जी, इज इक्वल टू c-1 होगा 3 के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। a प्लस 2b हो जाएगा हमारा जी -7 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। लास्ट पे हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल हो जाएगा 2d के, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशन को यूज करके अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे ए बी सी और डी की, ठीक है जी। चलते हैं हम, तो हम इस तरह पेज के पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, c-1 इज इक्वल टू 3। देखें ना, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लें तो उसमें अभी ना तो हमें c की वैल्यू पता है, ना ही जो है वो a की वैल्यू पता है, ना ही c की। सो हम उसमें से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 2 लें तो इसमें से इजीली आप देख सकते हैं बाकी कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो इजीली हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो 1 उधर जाके ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज होगा, तो ये -1 है, इधर आके हमारे पास ये +1 हो जाएगा और c का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हम लें इसी तरह इक्वेशन नंबर 4, तो उसमें से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी, 4d - 6 इक्वल टू 2d, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया हमने। 4d 2d इधर आके -2d हो जाएगा, ठीक है जी, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4d में से -2d होंगे तो ये 2d आ गया हमारे पास इक्वल टू 6, d 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर डिवीजन हम लिख सकते हैं 2 3 = 6, तो ये हमारे पास आ गई d की वैल्यू। अब c की वैल्यू आ गई है,
ठीक है जी, डी की वैल्यू आ गई है। अगर इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू जो निकल आएगी उसको हम पुट करेंगे फिर इक्वेशन नंबर 3 में, वहां से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है जी। तो हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है जी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। उसमें हम पुट करते हैं सी की वैल्यू हमें गिवन है, इधर से हमने जो फाइंड की थी, तो सी आ गया 4 इक्वल टू 0, तो ए 4 उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये जो ए की वैल्यू हमारे पास आई है इसको अगर हम पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, और वो क्या है हमारे पास जी, वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास निकली थी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू, अब इनको हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -3 हमारे पास, प्लस माइनस -7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो साइन आ जाएगा ऑलवेज लार्जेस्ट माइनस का। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन मेथड, 2 इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी b की वैल्यू निकल आई। तो हमने चूंकि फाइंड करनी थी a b c और d की वैल्यू, तो हमने पहले फाइंड की c की वैल्यू, b की वैल्यू, फिर हमने a की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे, देन हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। अब हम एक तरतीब के साथ इधर हम इनको अगर ना भी लिखें तो ये काफ़ी है, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है जी, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके हमसे वो पॉइंट दोबारा क्लियर कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।